दोस्तों तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। क्लास 8 का ये फर्स्ट चैप्टर है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ से लिखा है टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी अवॉइडेड एंड यूज़ ऑफ मैन्योर शुड बी प्रमोटेड। तो हमें ये कहा गया है कि अगर हमें फर्टिलिटी अपने यहाँ सॉइल की बनाए रखनी है, मतलब उसकी उपजाऊ क्षमता जो है मिट्टी की बनाए रखनी है, तो हमें फर्टिलाइजर्स कम से कम यूज़ करने चाहिए, हमें मैन्योर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। एक्टिविटी यहाँ दी गई है टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। हमें ऑब्जर्व करना है ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स की ग्रोथ मैन्योर से ज़्यादा होती है या फर्टिलाइजर से ज़्यादा हो रही है। थिंग्स नीडेड, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सम ग्राम सीड्स, कुछ चने के बीज चाहिए। 3 थर्मोकोल ग्लासेस, थर्मोकोल वाले ग्लासेस चाहिए होते हैं। सॉइल चाहिए, कंपोस्ट मतलब मैन्योर चाहिए, और एक यूरिया क्या होती है, एक फर्टिलाइज़र होती है, वो चाहिए। और एंड वाटर, मतलब हमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर में कंपैरिजन करना है कि कौन अच्छा होता है। तो मेथड यहाँ दिया गया है। टेक सम ग्राम सीड्स, को चने के बीज लेना, लेट देम जर्मिनेट, उन्हें हमें जर्मिनेट करना है एंड ग्रो इनटू सीडलिंग्स, वो सीडलिंग्स में ग्रो हो जाएं। फिर क्या करना है, नाउ टेक 3 एम्प्टी थर्मोकोल ग्लास, 3 थर्मोकोल वाले ग्लास लेना है, जैसे यहाँ पर ये 3 लिए गए हैं ग्लास, एंड लेबल दैम A B C, उनमें A B C लिख लेना है। इन ग्लास ए ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विथ लिटिल कंपोस्ट। ग्लास ए में क्या लेना, हमें ऐसी मिट्टी लेनी है जिसमें थोड़ा सा कंपोस्ट मिला हुआ हो, वो मिट्टी मतलब मिट्टी में थोड़ा कंपोस्ट मिला देना तब डालना है इसमें। इन ग्लास बी पुट सॉइल मिक्स विथ लिटिल यूरिया, ग्लास बी में हमें सॉइल लेनी है, उसमें कुछ यूरिया पड़ा होना चाहिए, वो सॉइल में मतलब यूरिया मिला के रख देनी है। इन ग्लास सी पुट सेम अमाउंट ऑफ सॉइल विदाउट एडिंग एनीथिंग, ग्लास सी में जो मिट्टी लेंगे वो ऐसी लेंगे उसमें कुछ भी नहीं मिलाएंगे। तो ये है ग्लास ए में क्या है, ऐसी मिट्टी विथ मैन्योर, जिसमें मैन्योर है। ग्लास बी में विथ फर्टिलाइज़र, ऐसी मिट्टी जिसमें फर्टिलाइज़र पड़ा हुआ है। और ऐसी मिट्टी, इसमें केवल मिट्टी, ओनली सॉइल, कुछ भी नहीं हमने मिलाया, ना तो मैन्योर ना ही फर्टिलाइज़र। इसको हम देखेंगे ग्रोथ। तो हमने देखा इसमें ग्रोथ, जिसमें हमने मैन्योर डाला उसमें थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, लेकिन जिसमें फर्टिलाइज़र डाला है उसमें ग्रोथ प्लांट की ज़्यादा हुई है। और जिसमें कुछ भी नहीं डाला उसमें देखिए ग्रोथ, पत्तियाँ कैसी हो गई, पीली पड़ गई हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है, पहले ग्लास ए को ऑब्जर्व करते हैं। द सीडलिंग्स ग्रो वेल, इसमें सीडलिंग्स ग्रो हुई हैं अच्छे से, लुक ग्रीन एंड हेल्दी, ग्रीन और हेल्दी दिख रही हैं। फिर ग्लास बी में हमें क्या दिख रहा है, द सीडलिंग्स ग्रो फास्टर, सीडलिंग्स ग्रो हुई हैं फास्टर एंड लुक ग्रीन एंड हेल्दी, इसमें भी हेल्दी दिख रही हैं। ग्लास सी में द सीडलिंग्स शो वेरी लिटिल ग्रोथ, ग्लास सी में जो सीडलिंग्स हैं बहुत ही कम ग्रोथ शो कर रही हैं एंड लुक पेल येलो, इसमें येलो दिख रही हैं ये। डिस्कशन, सीडलिंग्स ऑफ ग्लास बी ग्रो फास्टेस्ट बिकॉज फर्टिलाइजर्स आर सॉल्युबल एंड इजीली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। जो सीडलिंग्स हैं ग्लास बी में वो ग्रो हुई हैं फास्टेस्ट, इस वाले में सबसे ज़्यादा ग्रो हुई हैं, बिकॉज क्यों, फर्टिलाइजर्स आर सॉल्युबल एंड इजीली एब्जॉर्ब बाय प्लांट, जो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और प्लांट्स उनको इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। देयर वेरी रिच इन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होती हैं। सीडलिंग्स ऑफ ग्लास ए ग्रो वेल, सीडलिंग्स जो होती हैं ग्लास ए की जो सीडलिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं वेल, बिकॉज मैन्योर इज़ गुड फॉर प्लांट ग्रोथ, क्योंकि जो मैन्योर है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। दे शो कॉम्परेटिवली लेस ग्रोथ, लेकिन जो जो ये ग्लास था ए मैन्योर वाला था, इसने कम ग्रोथ शो की है। बिकॉज मैन्योर इज़ नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाई प्लांट, क्योंकि जो मैन्योर होता है वो डायरेक्टली प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। सीडलिंग्स इन ग्लास सी शो वेरी लेस ग्रोथ, जो सीडलिंग्स हैं ग्लास सी में वो बहुत ही कम ग्रोथ शो कर रही हैं बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि ग्लास सी में जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम है मिट्टी में, इसलिए। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन क्या होता है, मतलब हम लोग पानी जो है खेतों में कैसे डालते हैं। वाटर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब वाटर प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, अगर हम प्लांट्स को वाटर नहीं देंगे तो क्या होगा, यहाँ बताया गया। वाटर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर फ्रूट्स एंड सीड्स द प्लांट्स। कहने का मतलब है वाटर जो है इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के पार्ट्स के लिए। प्लांट्स के पार्ट्स क्या है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, इन सब के लिए। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाई रूट्स, जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब, जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ये हमें पता है। अलॉन्ग विथ वाटर, अब अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, तो रूट्स जो तो वाटर को तो एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब करती हैं। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, वाटर जो है सीड्स की जर्मिनेशन के लिए अच्छा होता है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड, वाटर जो है प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस के लिए भी अच्छा है, और फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं प्लांट्स, अपना खाना बनाते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे।
तो इसलिए इन्हें पानी जब दिया जाएगा तब इनकी फोटोसिंथेसिस होगी, तभी जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तभी खाना बनाएंगे। वाटर डिजॉल्व्स न्यूट्रिएंट्स विच आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर में कोई भी न्यूट्रिएंट्स हम डालें तो घोल के प्लांट्स को दे सकते हैं। वाटर में कोई भी न्यूट्रिएंट्स घोली प्लांट्स को दे दी तो प्लांट्स इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। वाटर जो होता है प्लांट्स को बचाता है, फ्रॉस्ट से भी बचाता है और हॉट एयर करेंट्स माने जो गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं पौधा सूख जाता है उनसे भी बचाता है। वाटर अगर डालेंगे तो सूखेगा नहीं पौधा। Therefore, supply of water to crops at regular interval is essential for crop production. जो सप्लाई है वाटर की हमें बहुत ज़रूरी है फसल को देना, हमें फसल को पानी देना बहुत ज़रूरी है एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर मीन्स लगातार थोड़ी थोड़ी देर में देना। क्यों? क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, ताकि क्रॉप अच्छी हो, फसल अच्छी हो। रेनफॉल इज़ वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स। रेनफॉल जो होता है सबसे मेन सोर्स है जिससे हम फसल को पानी दे सकते हैं। सिंस वी कैन नॉट ऑलवेज डिपेंड अपॉन रेनफॉल, हम लोग रेनफॉल पे हमेशा डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा बारिश तो होती नहीं है, कभी कभी बारिश होती है। सो इट इज़ एसेंशियल दैट फार्मर शुड हैव अदर वेज ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप फील्ड। तो हमारे पास दूसरा भी तरीका होना है जिसके थ्रू हम पानी सप्लाई कर सकें अपनी फसल को। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू सोर्सेज अदर देन रेन इज कॉल्ड इरीगेशन। अब इरीगेशन की डेफिनेशन है, ये याद करनी ज़रूरी है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट, हम वाटर देते हैं अपनी फसल को एट रेगुलर इंटरवल्स पर देते रहते हैं थ्रू सोर्सेज अदर देन रेन। हम रेन के अलावा अलग सोर्सेज से उसे पानी देते रहते हैं अपनी फसल को, उसको बोलते हैं इरीगेशन। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स। हमें कब पानी देना है, कितने बार पानी देना है, फ्रिक्वेंसी मतलब कितने बार देना है, और टाइम माने किस वक्त पानी देना है, वो डिपेंड करता है इन थ्री फैक्टर्स पर। तो तीन फैक्टर्स के नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट, हमने प्लांट कौन सा उगाया है, उसे ज़्यादा पानी चाहिए या कम पानी चाहिए, वो डिपेंड करता है क्रॉप प्लांट मतलब फसल पर। नेचर ऑफ सॉइल, मिट्टी कैसी है, मतलब मिट्टी ज़्यादा देर पानी को सूखे रख सकती है या नहीं सूखे रख सकती है, उस हिसाब से। सीजन व्हेन क्रॉप ग्रोज, मतलब जो है हम किस सीज़न में फसल को उगा रहे हैं उस हिसाब से हमें पानी देना होता है। जैसे सर्दियों में हमें कम पानी देना होता है और गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा पानी देना पड़ता है क्रॉप्स को। लेट अस स्टडी द अबव फैक्टर्स इन डिटेल। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो क्रॉप बेस्ड इरीगेशन मतलब फसल के हिसाब से होता है, फिर सॉइल बेस्ड इरीगेशन सॉइल के हिसाब से, और सीजन बेस्ड इरीगेशन सीजन के हिसाब से। इसलिए तीन तरीके की इरीगेशन होती है। क्रॉप बेस्ड इरीगेशन क्या होता है, क्रॉप पर डिपेंड करता है, मतलब फसल पर डिपेंड करता है। सम क्रॉप प्लांट्स रिक्वायर मोर वाटर वाइल अदर नीड्स लेस वाटर। कुछ जो फसलें होती हैं उन्हें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन कुछ जो फसल होती है उसे कम पानी चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल राइस क्रॉप रिक्वायर्स स्टैंडिंग वाटर। जो राइस क्रॉप है, राइस वाली मतलब जो फसल है, चावल की फसल जो होती है, धानी हम लोग लगाते हैं, उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है एंड कंटिन्यूस वाटर सप्लाई चाहिए होता है। वेयर एज सम क्रॉप्स लाइक वीट है, कॉटन एंड रिक्वायर्स लेस वाटर। वीट और कॉटन को इससे कम पानी चाहिए होता है। सॉइल बेस्ड इरीगेशन इज मिट्टी पर डिपेंड करता है इरीगेशन। इरीगेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉइल इन विच द क्रॉप इज ग्रोन। तो इरीगेशन जो है सॉइल पर भी डिपेंड होता है। सैंडी सॉइल मतलब रेतीली मिट्टी जो होती है, नीड्स मोर फ्रिक्वेंट इरीगेशन, इसे पानी ज़्यादा चाहिए होता है ड्यू टू द इट्स पुअर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, क्योंकि जो रेत होती है वो ज़्यादा देर तक पानी को सोख नहीं सकती। हम रेत में कभी पानी डालेंगे तो तुरंत सूख जाता है पानी। क्लेई सॉइल नीड्स लेस फ्रिक्वेंट इरीगेशन। जो क्लेई मिट्टी होती है वो थोड़ी चिकनी होती है, वो पानी को थोड़ा स्टोर कर सकती है थोड़ी देर तक ड्यू टू इट्स गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, क्योंकि उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कैसी है, गुड माने अच्छी है। फिर सीजन बेस्ड इरीगेशन क्या होता है, हम लोग सीजन के हिसाब से इरीगेशन करते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड लीव्स इंक्रीज इन समर। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर का मतलब इवेपोरेशन जो होता है पौधों में सॉइल के थ्रू ज़्यादा होता है और लीव्स के थ्रू ज़्यादा होता है, कब गर्मियों में ज़्यादा होने लगता है इवेपोरेशन। सो फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन हैज़ टू बी इंक्रीज, तो हमें गर्मियों में इरीगेशन ज़्यादा करना पड़ता है। अब सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, हमें किन किन चीज़ों के थ्रू इरीगेशन हम कर सकते हैं। द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम्स, टैंक्स एंड कैनाल्स। ये सोर्सेज ऑफ इरीगेशन है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, ट्रेडिशनल मेथड क्या है इरीगेशन का, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरीगेटिंग द फील्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री। जो वाटर होता है ये कुएं में, लेक में, कैनाल्स में, तो ये हमें पहले निकालना होता है कुएं से। अगर कुएं का पानी तो कुएं से निकालना होगा, फिर हम अपनी फील्ड में देंगे जाके, उसे खेतों में देंगे जाके। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरीगेशन फॉर इरीगेटिंग द फील्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ कंट्री।
केटल्स और ह्यूमन लेबर इज़ यूज इन दिस मेथड। हम इन चीज़ों में क्या यूज़ करेंगे, केटल यूज़ करेंगे मतलब जानवर, या फिर ह्यूमन लेबर मतलब इंसानों को लगाएंगे, कुछ मजदूर लोगों को लगाएंगे कि वो पानी सप्लाई करें, खेतों में डालें। सो दीज मेथड्स आर चीपर एंड बट लेस एफिशिएंट। ये जो मेथड होते हैं सस्ते ज़रूर होते हैं लेकिन लेस एफिशिएंट, मतलब इनका जो रिजल्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है। द वेरीज ट्रेडिशनल वेज, जो ट्रेडिशनल वेज हैं वो ये हैं मोट। मोट माने ये है, मोट दिखाए गए, ये जो है ये किसान है, ये देखो कुएं से पानी निकाल रहा है बाल्टी भर के और फिर ऐसे फैला रहा है तो खेतों में जा रहा है पानी। यहाँ ये देखो ये दिखाए गए खेत लगे हुए हैं। मोट इसे बोलते हैं पुली सिस्टम। फिर ये चेन पंप दिखाए गए हैं। चेन पंप यहाँ हमने पढ़ा, ये देखिए ये चेन ऐसे से लगी, इसमें ये चेन घूमती है और ये जो है बाल्टी लगी हुई है, ये भी ऐसे से घूमेगी गोल गोल। और ये जब पानी लेके यहाँ से जब पानी लेके जब ऐसे जाएगी ऊपर, फिर जब लौटेगी बाल्टी तो यहाँ से पानी फैलेगा सीधे खेतों में जाएगा। फिर है ढेकली। ढेकली ये दिखाई गई, देखो किसान ये पानी भर रहा है, इस तरफ इसने कुछ बजनीली पत्थर से बांध रखा है, इसे बजनीली चीज़ बांध रखी है और ये देखो बाल्टी को निकाल रहा है और ये फैला रहा है पानी। जो ये नाली जैसी बना रखी है ताकि पानी फैलाएगा और ये नालियों के थ्रू ये पानी सब जगह चला जाएगा। फिर राहत। राहत में क्या है, इसे पर्शियन व्हील बोलते हैं। इसमें एक व्हील बंधा हुआ है, ये देखिए यहाँ भी एक गोल गोल ये लकड़ी का बना है, इसमें ये बैल बंधा हुआ है, ये बैल घूमेगा गोल गोल, जैसे ये घूमेगा तो उससे ही कनेक्टेड है ये वाला पहिया और ये वाला पहिया, ये इससे कनेक्टेड है। जब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, ये घूमेगा तो इसके साथ बाल्टी जो लगी हुई ये भी पानी भर भर के ऐसे रोटेट करेंगी, पानी फैलाएंगी तो ये पानी खेतों में जाएगा। इसे बोलते हैं पर्शियन व्हील, राहट बोलते हैं। ये चेन पंप है, ये मोट है, पुली है और ये ढेकली है। These days pumps are commonly used for lifting water। आजकल हम लोग पंप यूज़ करते हैं पानी को लिफ्ट करने के लिए। डीजल, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूटिलाइज इन दिस। या तो हम डीजल यूज़ करेंगे, डीजल नहीं यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो सोलर एनर्जी, कुछ ना कुछ इन तीनों में से तो यूज़ करना ही पड़ेगा हमें पंप को चलाने के लिए। तो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। लेगुमिनस प्लांट्स हेल्प इन द रिप्लेसमेंट सॉइल विद नाइट्रोजन। जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं वो सॉइल को क्या देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। ट्रेडिशनल मेथड इरीगेशन का क्या नहीं है, मोड तो हमने पढ़ा है, डेकली पढ़ा है, राट पढ़ा है, ड्रिप नहीं पढ़ा अभी तक। तो ड्रिप ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन नहीं है। फिर अब पढ़ेंगे हम मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन। मॉडर्न मेथड क्या है इरीगेशन के, द मॉडर्न मेथड्स ऑफ फॉर इरीगेशन आर एज फॉलोज। ये यहाँ बताया गया मॉडर्न मेथड इरीगेशन के, ड्रिप सिस्टम है, एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम है। लेट अस डिस्कस ईच इन डिटेल। हम डिटेल में पढ़ेंगे। ड्रिप सिस्टम क्या है, इन दिस सिस्टम होल्स इन द पाइप्स अलाउ वाटर टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स। इसमें क्या होता है, होल्स होते हैं पाइप में किए जाते हैं जिसके थ्रू पानी जो है बूंद बूंद करके यहाँ पे जैसे गिरता रहता है। जैसे ये पाइप दिखाए गए यहाँ पर बिछे हुए पाइप, इनमें होल्स किए गए हैं ताकि जो पानी जब इनमें जाएगा दौड़ेगा पाइप में तो ये पानी जो है थोड़ा थोड़ा लीक होता रहेगा एक एक बूंद करके, ताकि पौधों को पानी मिलता रहे। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें जो ड्रिप सिस्टम होता है इसमें पानी जो है वेस्ट नहीं होता है, वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। दिस सिस्टम ऑल्सो सेव्स वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन। इसमें जो होता है वाटर लॉस जो होता है इवेपोरेशन के थ्रू, दिस सिस्टम ऑल्सो सेव्स वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन। हाँ, जो प्लांट्स में जो इवेपोरेशन हुआ है या पानी जो इवेपोरेट हुआ है वो सेव बच जाता है इसके थ्रू। ये पानी जो पाइप है ये पानी सप्लाई करते रहते हैं। इट इज़ बून इन रीजन्स वेयर लेस वाटर इज़ अवेलेबल। बून माने ये जो है तरीका है, वरदान होता है उन रीजन्स में जहाँ पर पानी की कमी है। फिर आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकल मीन्स होता है छिड़कना, ठीक है। तो इन स्प्रिंकलर सिस्टम वाटर इज स्प्रेड ऑन द प्लांट्स यूजिंग स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी जो होता है प्लांट्स पर छिड़का जाता है, स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं हम उसमें। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर कॉल्ड स्प्रिंकलर्स। द परपेंडिकुलर पाइप होते हैं हैविंग रोटेटिंग नोजल, उनमें एक नोजल लगा होता है ऑन टॉप कॉल्ड स्प्रिंकलर्स, जो कि पानी छिड़कते हैं जैसे फुब्बारा टाइप का। द स्प्रिंकलर्स आर जॉइन टू द मेन पाइपलाइन। जो स्प्रिंकलर्स होते हैं ये मेन पाइपलाइन से जुड़े होते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। पंप्स आर फिटेड इन दिस सिस्टम फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप भी फिट किए गए होते हैं इनमें ताकि पानी हमें उन पाइप में आता रहे, स्प्रिंकलर में आता रहे। व्हेन द पंप इज स्विच ऑन, जब पंप को हम ऑन कर देते हैं, वाटर इज़ लिफ्टेड, तो पानी जो है उठाया जाता है एंड अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप्स अंडर प्रेशर। तो पानी फिर इन पाइप में आ जाता है और स्प्रिंकल होता है थ्रू द रोटेटिंग नोजल। यहाँ पर रोटेटिंग नोजल लगी होती है, रोटेट माने घूमती है जो नोजल, इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप। तो जब ये नोजल घूमेगी तो पानी भी घूमेगा, पानी घूम घूम के सारी फसल में गिरता रहता है।
एज इट इफ रेनिंग, ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल, स्प्रिंकलर जो है किसके लिए ज़रूरी है, सैंडी सॉइल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सैंडी सॉइल होती है, पानी को रोक नहीं सकती, इसलिए इसे बार बार पानी चाहिए होता है। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम यहाँ पर अच्छा है इसके लिए। और फॉर अनइवन लैंड, या फिर ऐसी ज़मीन जो ऊबड़ खाबड़ हो, ऊंची नीची हो, तो वहाँ के लिए सही है। वे सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेल, जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम सही है। यहाँ पर ये दिखाए गए हैं पाइप बिछे हुए हैं, और ये देखिए रोटेटिंग नोजल लगी है, जिसके थ्रू पानी जो फव्वारे के तौर पे गिर रहा है फसल पर। फिर ड्यूरिंग इरीगेशन, इरीगेशन के टाइम पे क्या होता है, इट इज़ नेसेसरी टू एंश्योर द प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर विद एडिक्वेट ड्रेनेज इन इरीगेटेड फील्ड। ड्यूरिंग इरीगेशन, इरीगेशन के टाइम पर नेसेसरी माने ज़रूरी है, टू एंश्योर द प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर विद एडिक्वेट ड्रेनेज इन द इरीगेशन फील्ड। मतलब जो इरीगेशन जो होना चाहिए, अगर हम इरिगेशन कर रहे हैं खेतों में, तो उसके लिए मतलब निकासी होनी चाहिए पानी के लिए, वरना पानी वही खेतों में भर जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्सेसिव इरिगेशन कॉज वाटर लॉगिंग। अगर हम ज़्यादा सिंचाई कर देंगे तो वाटर लॉगिंग, मतलब वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा जगह जगह। ड्यू टू द वाटर लॉगिंग द एयर इन द सॉइल soil gets replaced with water, which reduces the supply of air to the roots of the plant. This adversely affect the growth of plant. अगर पानी खेतों में ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो एयर है मिट्टी में जो एयर है ट्रैप्ड, वो ख़त्म हो जाएगी उस जगह पर। वो जगह कौन ले लेगा, पानी ले लेगा। अगर पानी ले लेगा तो रूट्स सांस नहीं ले पाएंगे और प्लांट मर जाएगा। दिस एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स की ग्रोथ अफेक्टेड होगी।